अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। हमारी आज की वीडियो का मौजू जो शख्सियत है उनका नाम है साहिबजादा याकूब खान। लेफ्टिनेंट जनरल साहिबजादा मोहम्मद याकूब अली खान एक पाकिस्तानी सियासतदान, सफारतकार, फ़ौजी शख्सियत, अमन पसंद, माहिर लसानियात और पाकिस्तानी फ़ौज में एक रिटायर्ड जनरल थे। 1947 में बरतानवी हिंदुस्तान की तकसीम के बाद उन्होंने पाकिस्तान का इंतखाब किया और पाक फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की, जहां उन्होंने 1965 की पाक भारत जंग में हिस्सा लिया। वो मशरक़ी पाकिस्तान में फ़ौज की मशरक़ी कमान के कमांडर थे। इन्हें 1969 और 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान का गवर्नर मुकर्रर किया गया था, लेकिन शहरी बदअमनी के दौरान इस्तीफ़ा देने के बाद इन्हें पाकिस्तान वापस बुला लिया गया। 1973 में उन्होंने फ़ॉरेन सर्विस में शमूलियत इख्तियार की और रियासत-ए मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पर मुकर्रर हुए और बाद में वज़ीर ख़ारजा के तौर पर खिदमात अंजाम दी। 1982 में सदर ज़िया-उल हक़ के दौर में खिदमात अंजाम दी। वज़ीर ख़ारजा के तौर पर इनके दौर ने अफ़गानिस्तान में सोवियत मदाखलत में अहम किरदार अदा किया और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से निकारागुआ में कॉन्ट्रास के ख़ात्मे के लिए मुज़ाकरात में हिस्सा लिया। 1990 की दहाई में उन्होंने मग़रिबी सहारा के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के एक ओहदेदार के तौर पर खिदमात अंजाम दी, जब तक कि वो वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के दौर में वज़ीर ख़ारजा के तौर पर दोबारा तैनात नहीं हुए थे। 1997 में सफारती खिदमात से सबकदोश होने के बाद उन्होंने अपने बकिया साल इस्लामाबाद में गुजारे। अगर इनके इब्तदाई अयाम की बात की जाए तो मोहम्मद याकूब अली खान 23 दिसंबर 1920 को बरतानवी हिंदुस्तानी सल्तनत उत्तर प्रदेश में रोहिला शाह के नाम से मशहूर हिंदुस्तानी शाही ख़ानदान में पैदा हुए। वो पंजाब के कसूर के नवाबों के ख़ानदान के करीबी रिश्तेदार भी थे। इनके वालिद सर अब्दुस समद खान एक अशराफिया और सियासतदान थे, जिन्होंने रामपुर के वज़ीर आला और लीग ऑफ नेशंस में बरतानवी हिंदुस्तान के नुमाइंदे के तौर पर खिदमात अंजाम दी थी। उन्होंने देहरादून के राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में तालीम हासिल की, फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी और 1940 में बरतानवी हिंदुस्तानी फ़ौज में कमीशन हासिल किया और 18वें किंग एडवर्ड की अपनी घुड़सवार फ़ौज से मुंसलिक हुए। अपने फ़ौजी कैरियर में उन्होंने दूसरी जंग अज़ीम के दौरान एक्शन देखा और शुमाली अफ्रीका की मुहिम में खिदमात अंजाम दी, जहां वो अप्रैल 1942 से 18वें किंग एडवर्ड की अपनी घुड़सवार फ़ौज के साथ मुंसलिक थे। मई 1942 में इसे शुमाली अफ्रीका में POW लिया गया था। सितंबर 1943 में वो फरार हो गए अतालवी जंगी कैंप PG-91 एविज़ेनो में और 4 से 5 माह के लिए बाहर रहे और जुनूब की तरफ इत्तेहादी अफ़वाज की तरफ जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन बाद में जर्मन अफ़वाज ने इन्हें दोबारा पकड़ लिया, जिन्होंने इन्हें जंगी कैदी में डाल दिया। अप्रैल 1945 तक जर्मनी में कैंप रहे, जब इन्हें अमरीकी फ़ौजियों ने रिहा कर दिया। जर्मन हिरासत में अपने वक्त के दौरान उन्होंने साथी कैदियों से बातचीत करके और इन ज़बानों में अदब पढ़कर मुख्तलिफ ज़बानें सीखीं। आइए अब बात करते हैं उनकी हिंदुस्तान वापसी और फिर तकसीम के बारे में। 1945 में हिंदुस्तान वापस आने पर वो फील्ड मार्शल लॉर्ड वेवल के साथ बतौर फ़ौजी मेजर के ओहदे पर मुंतखब हुए। हिंदुस्तान की तकसीम और पाकिस्तान के क़याम की खबर सुनने के बाद उन्होंने पाकिस्तान का इंतखाब करने का फ़ैसला किया और इब्तदा में पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्नाह के लिए एडी कैम्प के तौर पर मुंतखब किए गए। ये उस वक्त के लेफ्टिनेंट एसएम थे, एसएम जिन्हें लॉर्ड माउंटबेटन के हुक्म पर ADC बनाया गया था और याकूब को पहले गवर्नर जनरल के लिए गवर्नर जनरल के बॉडीगार्ड का कमांडेंट मुकर्रर किया गया था, जिसकी वो 1948 तक क़यादत करते रहे। 1948 और 49 की मुद्दत में उन्होंने क्वेटा के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में 1 साला मुख्तसर कोर्स में शिरकत की और स्टाफ ऑफिसर की डिग्री के साथ ग्रेजुएशन किया। 1951 में उन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस में बतौर
लेफ्टिनेंट कर्नल खिदमात अंजाम दी और भारतीय फौज के ठिकाने के लिए ISI की तज्जियाती शाख को इक़दामात की हिदायत की, लेकिन मुबैना तौर पर वो हक़ाइक़ पर मबनी इंटेलिजेंस फराहम करने में जद्दोजहद कर रहे थे जो ISI को फराहम की गई थी। उन्होंने दिसंबर 1952 से अक्टूबर 1953 तक 11वें प्रिंस एल्बर्ट विक्टर की अपनी कैवलरी आर्मर्ड कोर की कमांड की। इन्हें 1953 में कर्नल के ओहदे पर तरक्की दी गई और वो मशहूर इकोल स्पेशियले मिलिटेरे दे सेंट सायर में शिरकत के लिए फ्रांस में पेरिस गए, जहां उन्होंने 1954 में ग्रेजुएशन किया। पाकिस्तान वापस आने पर इन्हें 1955 में ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की दी गई, जहां उन्होंने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में बतौर चीफ इंस्ट्रक्टर खिदमात अंजाम दी। आइए अब बात करते हैं उनकी जंगी तकर्री के बारे में। वो आर्मी GHQ में वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर तैनात हुए थे। ये 1960 की बात है और बाद में 1960 में ही क्वेटा के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के कमांडेंट भी बन गए थे। 1960 में इन्हें मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई और आर्मर्ड के पहले आर्मर्ड डिवीजन की कमांड की, और कहा जाता है कि इनके दफ्तर में फील्ड मार्शल एरन रोमेल की तस्वीर थी। एक बख्तरबंद कमांडर के तौर पर उन्होंने टैंक की लड़ाइयों और हिकमत अमलियों के बारे में बख्तरबंद डिवीजन को तालीम देने के लिए इस नज़रिए और फ़लसफ़े के लिए एक कोर्स का एहतमाम किया। उन्होंने 1965 में भारत के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया। इनके पहले आर्मर्ड डिवीजन की कमान थी। उन्होंने पंजाब में भारतीय फ़ौज की पेशकदमी के खिलाफ बख्तरबंद गाड़ियों की जंगी तनसीबात की ऑपरेशनल मनसूबाबंदी तैयार करने में मदद की और आर्मी GHQ में अपने ख्यालात पेश किए। इसके फ़ौरन बाद इन्हें जनरल मूसा खान ने डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के तौर पर मुकर्रर किया और भारत के खिलाफ 1962 की जंग के दौरान ज़मीनी कार्रवाइयों के तमाम फॉर्मेट्स की हिदायत की। जंग के बाद वो 1966 में आर्मी चीफ जनरल याह्या खान के मातहत आर्मी GHQ में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मुकर्रर हुए और 1969 तक रहे। आइए अब बात करते हैं मशरक़ी पाकिस्तान में उनकी गवर्नरशिप और फौजी मशीर के बारे में। 1969 में लेफ्टिनेंट जनरल याकूब खान को सदर याह्या खान ने ढाका में ईस्टर्न कमांड के कमांडर के तौर पर मशरक़ी पाकिस्तान में तैनात किया और मशरक़ी फ़ौज की कमान की गर्दिश का जायज़ा लेने में मदद की। जल्द ही इन्हें मशरक़ी पाकिस्तान का गवर्नर मुकर्रर किया गया, जहां उन्होंने बंगाली ज़बान सीखना शुरू की और बंगाली सकाफ़त के आदी हो गए। मशरक़ी पाकिस्तान के फ़ौजी अफसरान में इनके मौक़िफ़ और पेशा वराना महारत की वजह से इनका बहुत एहतराम किया जाता था और कहा जाता था कि मशरिक़ में इन्हें बहुत पसंद किया जाता था और इनका एहतराम किया जाता था। वो गैर मामूली फ़ौजी अफसर के तौर पर जाने जाते थे जो ताकत की हदूद के बारे में अच्छी तरह जानते थे और सियासी तनाज़ात को हल करने के लिए ताकत के इस्तेमाल पर यकीन नहीं रखते थे। 1969 से 71 में उन्होंने एडमिरल एहसन के साथ मिलकर याह्या इंतज़ामिया को हालात को हल करने की कोशिश में मशवरा दिया और सूबे में फ़ौजी ताकत के इस्तेमाल की तजवीज़ को सख्ती से रोक दिया था। काबीना के इजलास में वो अक्सर शदीद और सख्ती से फ़ौजी ऑप्शन के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करते थे, लेकिन बंगाली मसाइल के बारे में इनकी समझ की वजह से फ़ौज में इनका एहतराम किया जाता था और इनके साथी अक्सर इन्हें बंगोज़ का नाम देते थे। 1970 में उन्होंने ख़ास तौर पर इमदादी कार्रवाइयों को मरबूत किया जब तबाहकुन तूफ़ान रियासत से टकराया और मुल्क में अपनी कोशिशों के लिए वक़ार हासिल किया। साल 1971 में उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तातुल को हल करने के लिए एरिया एजेंसी और फैक्ट फाइंडिंग मिशन में हिस्सा लिया, जिसे एहसन याकूब मिशन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि दोनों अफराद ने दलील दी कि फ़ौजी इक़दामात से सियासी हालात तब्दील नहीं होंगे। मार्च 1971 में वो मशरक़ी पाकिस्तानियों के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई की अफवाहों से आगाह हुए और उन्होंने इस्लामाबाद में सदर याह्या खान को फ़ौजी हल इस्तेमाल ना करने के लिए मायूस कुन फ़ौजी इशारे भेजे, क्योंकि इन्हें भारतीय मदाखलत का खदशा था। एडमिरल एहसन के इस्तीफ़े के बाद इन्हें अवामी लीग की क़यादत में होने वाली सिविल एजिटेशन के ख़िलाफ़ फ़ौजी ताकत इस्तेमाल करने का हुक्म दिया गया, लेकिन उन्होंने ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया और अपना इस्तीफ़ा पाकिस्तान वापस भेजने के लिए पेश कर दिया। फ़ौजी अहकामात और सदर याह्या को सख्ती से कहा कि फ़ौजी हल काबिल कबूल नहीं है।
सूरत हाल पर तबसरा करते हुए याकूब ने बरकरार रखा कि याह्या भी 1969 की तरह हालात को वापस लाने के लिए खुली तलवार मार्शल लॉ लगाने के ख्वाहिशमंद थे। उन्होंने फ़ौजी हल के ख़िलाफ़ सख्ती से एहतजाज दर्ज करवाया और कहा कि मरकज़ी हुकूमत मशरिक़ में अपने साथी शहरियों की आवाज़ें सुनने में नाकाम रही है। बहुत से मुसन्निफ़ीन के नज़दीक याकूब खान फ़ौज में एक ज़मीर एतराज़ करने वाले बन चुके थे। इन्हें वापस पाकिस्तान में तैनात किया गया। आर्मी GHQ के अमले में शमूलियत इख्तियार की और 1971 में बगैर किसी असाइनमेंट के हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ मौसम सरमा की जंग में हिस्सा लिया और जंग के बाद 1971 में फ़ौज से रिटायर हो गए। आइए अब बात करते हैं फ़ॉरेन सर्विसेज में उनकी खिदमात के बारे में। फ्रांस, अमेरिका और सोवियत यूनियन में सफ़ीर फ़ौज से बाइज़्ज़त रुखसती हासिल करने के बाद उन्होंने 1972 में बतौर कैरियर डिप्लोमेट फ़ॉरेन सर्विस में शमूलियत इख्तियार की। इब्तदाई तौर पर 1973 तक फ्रांस में पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पर अपनी पहली जिम्मेदारी संभाली। 1973 में वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इन्हें अमेरिका में पाकिस्तान का सफ़ीर मुकर्रर किया, जिस पर उन्होंने 1989 तक इस ओहदे पर खिदमत अंजाम दी। इन्हें इस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान का LC भेजा गया जब अमेरिका के साथ खारजाई ताल्लुकात ठंडे पड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने बैनुल-अक़वामी शोहरत हासिल की जब वो मिस्री सफ़ीर अशरफ गोरबिल और अमेरिका में ईरानी सफ़ीर उर्दशेर ज़ाहिदी के साथ 1977 में अमेरिकी मुसलमानों के ग्रुप की तरफ से वाशिंगटन DC में 3 वफाकी इमारतों के मुहासरे को नाकाम बनाने में हिस्सा लेने के लिए शामिल हुए। 1989 में इन्हें मॉस्को भेजा गया और सोवियत यूनियन में पाकिस्तान का सफ़ीर मुकर्रर किया गया, जहां उन्होंने सोवियत यूनियन के साथ तालीमी मुआहदे पर दस्तखत करके खारजा ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए काम किया। 1980 में इन्हें दोबारा फ्रांस में तैनात किया गया, जहां वो 1982 तक रहे। आइए अब बात करते हैं उनके वज़ीर ख़ारजा और अक़वाम मुत्तहिदा में खिदमत के बारे में। याकूब अली ख़ान को ज़िया इंतज़ामिया में बतौर वज़ीर ख़ारजा 1982 में लाया गया था, जब आगा शाही सदर ज़ियाउल हक़ की काबीना से रुखसत हुए। इन्हें क़दामत पसंदों से मुंसलिक हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर किया गया था, लेकिन याकूब ने ज़िया इंतज़ामिया में अपनी हिम्मत और अक़ल को बरकरार रखा। वज़ीर ख़ारजा के तौर पर उन्होंने एक फ़ाल और गहरी अमरीका नवाज़ पॉलिसी की हदायत की और सोवियत के ज़ेर एहतमाम सोशलिस्ट अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गान मुजाहिदीन को मुसल्लह करने के लिए अमरीकी स्पॉन्सर शुदा खुफिया प्रोग्राम की हमायत की। उन्होंने सदर ज़ियाउल हक़ को बहुत से अहम मामलात पर मशवरा दिया और मुल्क की खारजा पॉलिसी को अमरीका नवाजी के रास्ते पर मजबूती से पकड़ लिया। खारजा पॉलिसी के तौर पर बहुत से फ़ौजी अफसरान इनकी वजारत खारजा में शामिल हुए। इस दौरान मामलात को दफ्तर खारजा की नज़रों से ओझल रखा गया और याकूब फ़ौज के साथ मामलात संभालते रहे। गैर मुल्की महाजों पर उन्होंने जानबूझकर इब्हाम की मजबूत पॉलिसी को बरकरार रखते हुए अपने मुल्क के अहाता और खुफिया जौहरी तरक्की के लिए मदद फराहम करने में अहम किरदार अदा किया। 1984 में उन्होंने मुबैना तौर पर वाशिंगटन DC में पाकिस्तान की तनसीबात पर हिंदुस्तान के पहले से किए जाने वाले हमलों का मुशाहिदा करते हुए पाकिस्तान के बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई पर एक बयान जारी किया और अमेरिका को पाकिस्तान को अपनी जौहरी छतरी के नीचे रखने की नाकाम तजवीज़ पेश की। 1980 की दहाई में उन्होंने सोवियत अफ़गान जंग को हल करने में अपनी सफारती महारत फराहम की, जब उन्होंने साबिक बादशाह ज़ाहिर शाह के मातहत अबूरी निज़ाम हुकूमत के क़याम के इम्कान को तलाश किया, लेकिन सदर ज़ियाउल हक़ ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी। 1984 और 85 में उन्होंने जिनीवा मुआहदे के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए चीन, सऊदी अरब, सोवियत यूनियन, फ्रांस, अमेरिका और बरतानिया के दौरे किए, जिस पर 1988 में दस्तखत हुए थे। सदर ज़ियाउल हक़ की मौत और सरकारी तदफीन के बारे में याकूब को इससे कबल सोवियत यूनियन के वज़ीर ख़ारजा एडवर्ड शेनॉर्ट्ज़े ने मुतनब्बा किया था कि अफ़गान मुजाहिदीन के लिए पाकिस्तान की हमायत को छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ याकूब खान ने इस बात पर जोर दिया कि सोवियत यूनियन की तरफ से अफ़गानिस्तान से फ़ौजों का इनखला ज़रूरी है। 1980 की दहाई में वो ईरान इराक जंग के दौरान ईरान और अमीर अरब रियासतों के साथ पाकिस्तान की करीबी दोस्ती को बरकरार रखने में भी कामयाब रहे। मुल्क में 1988 में होने वाले आम इंतखाबात के बाद याकूब को बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के साथ मुज़ाकरात में मशगूल करने के लिए वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने पहली
वजारत में वज़ीर ख़ारजा के तौर पर रखा। 1988 और 90 में उन्होंने वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को अपने भारतीय हममनसब राजीव गांधी के साथ हथियारों के कंट्रोल के मुआहदे पर दस्तखत करने में मदद की। गुजराल हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म वीपी सिंह को एक खुफिया पैगाम तलब किया ताकि दोनों ममालिक के दरमियान फ़ाल तनाज़े के खिलाफ इंतबाह किया जा सके। 1990 में होने वाले आम इंतखाबात के बाद इन्हें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पहली शरीफ वजारत में शामिल किया, जहां वो 1991 तक रहे। उन्होंने एक बार फिर मुल्क की खारजा पॉलिसी को खलीजी जंग में इराक पर अमरीकी क़यादत में हमले की हमायत करने पर रखा। खलीजी जंग के बाद याकूब ने 26 फरवरी 1991 को अपने इस्तीफ़े के बाद वज़ीर ख़ारजा का ओहदा छोड़ दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद वो अक़वाम मुत्तहिदा में शामिल हो गए, जब इन्हें 1992 में सेक्रेटरी जनरल बराए मगरबी सहारा का खसूसी नुमाइंदा नामज़द किया गया, जो वो 1995 तक रहे। 1996 में वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के ज़रिए इन्हें दोबारा वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर किया गया, लेकिन यह मुख्तसर मुद्दत के लिए था। जब सदर फ़ारूक लगारी ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ करने के बाद इनकी मुद्दत मुलाज़मत में कमी की। अगरचे वो 1997 में सियासत से रिटायर हुए, याकूब अली ख़ान ने 1999 में जब वो फ़ौजी मार्शल लॉ को कानूनी हैसियत देने के लिए अमेरिका का दौरा किया, तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी रिट को मुस्तहकम करने के लिए सदर परवेज़ मुशर्रफ को अपना ताउन फराहम किया। आइए अब बात करते हैं साहिबजादा याकूब खान के रिटायरमेंट के बारे में। 1981 में इन्हें आगा खान यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के बानी चेयरमैन के तौर पर मुकर्रर किया गया, जिसकी 2001 में रिटायरमेंट तक उन्होंने तकरीबन 2 दहाइयों तक सदारत की। वह रियासत-ए मुत्तहिदा के न्यूयॉर्क शहर में मुहलिक तनाज़ात की रोकथाम पर अब रिटायर्ड कार्नेगी कमीशन में कमिश्नर भी थे। अगर साहिबजादा याकूब खान के ख़ानदान की बात की जाए तो याकूब अली ख़ान की शादी कलकत्ता के ईरानी खलीली ख़ानदान की बेगम तूबा खलीली से हुई थी, जिनसे इनके 2 बेटे समत और नजीब पैदा हुए। कहा जाता है कि वो 7 आलमी ज़बानों पर अबूर रखते थे, जिनमें अंग्रेज़ी, रूसी, फ्रांसीसी, उर्दू, जर्मन, अतालवी और बंगाली शामिल थी। आइए अब बात करते हैं साहिबजादा याकूब खान की मौत के बारे में। वो 95 साल की उम्र में इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए, जहाँ इन्हें रावलपिंडी पंजाब पाकिस्तान के वेस्टरिज कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया गया। इनकी नमाज जनाजा में इस वक्त के CGCSC जनरल राशिद महमूद, इस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ, इस वक्त के एयर चीफ जनरल सुहेल अमान, इस वक्त के नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद ज़काउल्लाह और दीगर आला सिविल फ़ौजी हुक्काम और ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की थी। अगर साहिबजादा याकूब खान को मिले गए अवार्ड्स की बात की जाए तो उनमें शामिल हैं सितारे पाकिस्तान, सितारे अफ्रीका स्टार, इटली स्टार, जंगी तमगा और उर्दन का सितारा शामिल हैं। तो नाजरीन, ये थी साहिबजादा याकूब खान के बारे में तफसीली मालूमात। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बाकी वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।